हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो हमने एक वीडियो अपलोड किया था, तो वो था सेल मेम्ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, अपना जो नया टॉपिक था जो रह गया था हमसे, वो भी इंशाल्लाह इसके साथ ही क्लियर कर लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल की, असल में जो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस क्या है, इसका रोल क्या है, आखिर ये सेल मेम्ब्रेन इसके सेल के अंदर करता क्या है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के नाम भी बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने ये क्वेश्चन भी किया था कि हम इसको सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो अगर इस सवाल का जवाब किसी को आ सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर दे सकता है। लेकिन इसका मैं आपको तीसरा नाम भी बताता चलूँ कि इसका तीसरा नाम प्लाज्मा लीमा। अब प्लाज्मा लीमा का मकसद क्या है? ये प्लाज्मा तो जैसे कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद, जिस तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा में सेम आ गया, लेकिन लीमा का मतलब सेम होता है, मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन लीमा का मतलब क्या होगा? मेम्ब्रेन। तो हमने इसकी कंपोजिशन में बात की कि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो 60 to 80% है, और जो है हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स है इसके साथ, और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। तो ये भी मैंने आपको इससे पहले के चैप्टर में डिस्कस कर दिया था। तो आज हम सिर्फ इसकी फंक्शंस के बारे में ध्यान देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके हिसाब से मैंने आपको बात की थी कि इसके अंदर जो दो मॉडल परफॉर्म किए गए थे, एक का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या नाम था उसका? एक का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा जो नाम था हमारे पास जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दो मॉडल परफॉर्म किए गए थे। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था। जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था हमारे साइंटिस्ट जो, जिसका नाम था रॉबर्टसन। क्या नाम था उसका? रॉबर्टसन ने दिया था जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और दूसरा जो रॉबर्टसन ने जब ये मॉडल परफॉर्म किया था, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो लिपिड के लेयर हैं, लिपिड के जो लेयर है वो इनसाइड है। लिपिड इज इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो लिपिड है। सही है। तो और उन्होंने ये बताया कि जो लिपिड के जो लेयर हैं, वो जो प्रोटीन के हैं, वो इनर एंड आउटर है। इनर एंड आउटर जो लेयर बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, वो प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये जो है जो मॉडल था ये फेल किया गया था, क्योंकि इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स इजीली एब्जॉर्ब या गुजर रहे थे, और कुछ जो मॉलिक्यूल्स जो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। तो दूसरा जो मॉडल इस पर परफॉर्म किया गया था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मैंने अभी भी डिस्कस किया था। ये मॉडल परफॉर्म करने वाला कौन था? ये था अपना निकोलसन एंड सिंगर एंड निकोलसन ने ये परफॉर्म किया था जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उन्होंने ये बताया कि लिपिड जो लेयर हैं वो दो, मतलब बाय लेयर, जो मैंने सबसे पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिपिड की बाय लेयर, दो लेयर से बनी हुई है। लिपिड की दो लेयर बनी हुई है। जिस तरह की मैं आपको फिंगर्स दिखा रहा हूँ, ये बीच में जो पेंसिल के निशान है ये अपना जो प्रोटीन है, और बीच की दो लेयर है वो लिपिड्स की दो लेयर बनी हुई होती हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो मैंने काफ़ी ऐसे टॉपिक्स, मतलब ये जो हल्के फुल्के टॉपिक थे, ये तो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया ताकि मैं इसके फंक्शंस के साथ आपको ये मॉडल भी डिस्क्राइब कर सकूं। तो हमने ये मॉडल भी क्लियर कर लिया कि ये क्यों मॉडल परफॉर्म किए गए थे, किस वजह से, और ये जो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किस वजह से फेल हो गया था, इसका रीज़न जो मैंने आपको बता दिया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
तो मैंने डिस्कस कर लिया कि किस किसने परफॉर्म किया था और इसके अंदर जो प्रोटीन किस तरह बनी होती है, एम्बेडेड होती है और जो है इसके अंदर जो, और हाँ एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो दो तरह की प्रोटीन, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी पेरिफेरल प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन का इसमें क्या रोल होता है? तो हमारे पास जो प्रोटीन है ये पेरिफेरल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है, मतलब पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक और भी नाम देंगे, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम देंगे इसका हम? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मकसद क्या है? ये जो प्रोटीन है वो आउटसाइड पे मौजूद होती है, मतलब अ क्लास ऑफ प्रोटीन जो लोकेटेड होती है आउटसाइड ऑफ द लिपिड बायलेयर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्म के फेस के अंदर, फेस के हिसाब से मौजूद होती है। इंटीग्रल आउटसाइड ऑफ प्रोटीन मौजूद है, सही है। तो उसके अंदर जो दूसरा हमारे पास जो प्रोटीन है वो इंटीग्रल प्रोटीन को हम दूसरा नाम भी देंगे, दूसरा नाम इसका होगा इंटीग्रल प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन में क्या डिफरेंस होगा तो डिस्कस करते हैं इसको भी। ये एक हमारे पास मौजूद है चैनल प्रोटीन हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसके दो टाइप है, एक तो पहली चैनल प्रोटीन, दूसरा है कैरियर प्रोटीन। दूसरा हमारे पास जो मौजूद है कैरियर प्रोटीन। चलो डिस्कस करते हैं कि कैरियर प्रोटीन का क्या काम होता है। तो ये हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह जो है बना हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बीच में इनकी जो स्पेस मौजूद होता है, ये हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्जेक्टली ट्रांसफ़र हो सके इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इस वजह से इसके अंदर जो स्पेस मौजूद होता है। तो ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, नो चेंज इन शेप, इनकी शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, सही है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स आइंस पास होते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकुलर मखसूस मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं और इनके अलावा ये मॉलिक्यूल्स जो पास नहीं हो सकते। चैनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरह, ये होता है इंटरेक्शन करता है मॉलिक्यूल्स को और सेंड करता है मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ। मॉलिक्यूल्स से क्या करता है? इंटरेक्शन करता है, मिलता है, उनके साथ जो इंटरेक्शन करता है वो कौन करता है? वो चैनल प्रोटीन इंटरेक्शन करता है और उसको वो इजीली इनसाइड भेज देता है, मॉलिक्यूल्स को इनसाइड भेज देता है। सबसे आसान काम, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास दो टाइप की प्रोटीन होती है लिपिड बायलेयर के अंदर, वो होती है एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी होती है इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन के भी दो टाइप है, एक कैरियर प्रोटीन, दूसरी है चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का तो हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया और उसका जो है और उसकी कंपोजिशन में पढ़ ली कि कंपोजिशन का मतलब इसकी जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती और इसकी मॉलिक्यूल्स जो है इजीली एग्जिस्ट कर लेता है और ये ट्रांसफ़र भी कर सकता है मॉलिक्यूल्स को। और WBC सेल होता है, ये भी एक किस्म का सेल है ना, वो भी WBC सेल किस तरह जो निशानदेही करे कि ये इस तरह की जो है एंटीजन हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन के हिसाब से उनको मालूम हो जाता है कि ये इस तरह का एंटीजन हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हुआ है, तो इस वजह से हम ऐसी कोई वो हमारी आर्मी कलेक्ट करें तो उस वजह से हम इस एंटीजन से लड़ सकें, इसको फाइट कर सकें, उसको हमारे जो है बॉडी से जो है बाहर फेंक दें। तो उस वजह से ये मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो इस तरह के सेल कोटिंग की प्रोसेस में काम करता है। तो हम डिस्कस करना है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं एक्टिव एंड देन अदरवाइज पैसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल्स आयंस मूव थ्रू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये बता रहा है कि जब मॉलिक्यूल्स जो मिकदार होती है जहाँ कम जो है तो लोअर कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाए, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोसेस में जो हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को, एनर्जी चाहिए तो वो आगे ट्रांसफ़र होंगे ना, एनर्जी नहीं होगी तो मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। जिसमें जो एनर्जी चाहिए होती है हमारे पास जो होती है ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलती है।
एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का मकसद क्या है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एनर्जी क्या 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 दी? एनर्जी भी होती है एटीपी की फॉर्म में। मैंने पैकेट ऑफ एनर्जी नॉन इज कॉल्ड एटीपी, जिसका फुल फॉर्म जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमें कहाँ मिलती है? ये एटीपी जो है हमें मिलती है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय which is produced by oxidative phosphorylation। इसमें oxidative ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी मिलती है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती कहाँ है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपने तो सुना ही होगा, पावर हाउस ऑफ सेल बनता है। पावर हाउस ऑफ सेल उसको क्यों कहते हैं कि ये एनर्जी पैकेट है? ये क्योंकि एनर्जी हमारे अंदर जो है एनर्जी को बनाता है और इन एनर्जी को जो है सप्लाई भी कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते रहते हैं। तो उस वजह से एनर्जी तो चाहिए बेसिकली। तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी किस सूरत में परफॉर्म करता है? किस प्रोसेस का क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। और दूसरा हमारे पास जो था पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इजीली, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स जो है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और इधर इसमें क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आसानी से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कम से और ज़्यादा से कम की तरफ जाए। तो इसमें बेसिकली क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स इनके पास तो पहले ही एनर्जी मौजूद होती है, तो इस वजह से इस प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। ये मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसफर्ड हो सकते हैं विदाउट एक्सेप्शन ऑफ एनर्जी। विदाउट एनर्जी, इनको किसी भी किस्म की एनर्जी विदाउट एनर्जी is not be required for the movement of molecules ions are easily transport नहीं हो सकते मतलब जैसे कि अगर इनके पास एनर्जी होती तो एनर्जी तो मौजूद है पहले से ट्रांसफर हो चुके हैं, तो दोबारा ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। तो अगर इनके पास एनर्जी ना हो तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ताकि वो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जाए तो फिर एनर्जी हासिल करेंगे। एनर्जी हासिल करने के बाद फिर दोबारा वो डिफ्यूजन प्रोसेस में मतलब जो है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो मैं आपको एक और बात बता चलो, इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोसेस भी होता है एक और, जिसका नाम होता है हमारे पास ओस्मोसिस। क्या नाम होता है? ओस्मोसिस। क्या प्रोसेस है ओस्मोसिस? जिस तरह हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, इस तरह भी ये हमारे पास एक जो कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल्स की, ये भी हमारे पास ओस्मोसिस प्रोसेस है। इसमें जो मैं आपको जो हेडलाइन दे रहा हूँ, द process by which water molecules, कौन से मॉलिक्यूल्स? वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जो है पास थ्रू अ मेम्ब्रेन। किस मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये बात जेनरेशन कर लें कि हम जो है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को भी ऑस्मोसिस प्रोसेस में काम कर सकते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, तो ऑस्मोसिस भी सेम हो गया, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। और जो हमारे पास ऑस्मोसिस के दो नाम मैं आपको बताया, तो एक होता है हमारे पास जो होता है एंडो ओस्मोसिस प्रोसेस है। एंडोस्मोसिस प्रोसेस कहाँ होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, वो तो आपको मालूम ही होगा। द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर इनटू द सेल।
जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड ऑफ सेल कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। क्या नाम देंगे उसको, एंडोऑस्मोसिस का नाम देंगे। दूसरा जो हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो एक्सोऑस्मोसिस होता है। एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो ये होता है रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस किसका होता है, एंडोऑस्मोसिस का। जो मॉलिक्यूल्स जो वाटर के अंदर थे, जो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो वो इनको एग्जिस्ट कर लेता है, मतलब बाहर की तरफ। एक्सो का मतलब आउटसाइड होता है, एक्सो का मतलब आउटसाइड होता है, मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड भेजना। टू एलिमिनेट नॉट इसेंशियल, जो ज़रूरी नहीं है, नॉट इसेंशियल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल को जो नहीं चाहिए वो इनको बाहर की तरफ भी निकाल लेते हैं। ये एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ये देख ले स्ट्रक्चर सेल के अंदर, जो उसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बड़ा होता है, पिनोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, मॉलिक्यूल्स माइक्रोट्यूबल्स, इसका भी जिक्र हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं स्टूडेंट को रिव्यू भी कर लें, इंशाल्लाह जो है आगे भी डिस्कस कर लेंगे कि सेल के अंदर जो बाकी ऑर्गेनिज्म का भी जो जिक्र करना होगा। पहले सबसे पहले जो हमारा इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा साइटोप्लाज्म का, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह थोड़ा जल्दी। तो हमने आज क्या पढ़ा है, थोड़ा उनको रिव्यू भी कर लें, थोड़ा ध्यान नशीन कर लें, ताकि जो हमारा जो टॉपिक रह गया या कुछ बातें रह गई तो वो भी मैं आपको रिव्यू के थ्रू बताता चलूँ। तो हमने आज पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मतलब बेसिकली सेलेक्टिवली परमेबल है, वैसे जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर दाखिल करवाती है और कुछ को नहीं दाखिल करवाती, तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। तो ये परमेबिलिटी है कि इसका नेचर ही परमेबिलिटी है कि सेलेक्टिवली परमेबल है, और ये वो सेल वाल नहीं है, सेल वाल को मॉलिक्यूल्स के अंदर दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजिड बनी हुई हार्ड होती है, हार्ड सेल से बनी होती है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको मॉडल का भी जिक्र किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और जो है हमारे पास जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने परफॉर्म किया, ये इसका भी जिक्र ये एमसीक्यूज में भी आता है। जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज परफॉर्म्ड बाय उस साइंटिस्ट का नाम लिखा होता है, तो आपने वो साइंटिस्ट जो हमने डिस्कस किया इंशाल्लाह वो सेलेक्ट कर लें, ताकि आपका एमसीक्यूज में कोई भी डाउट या कोई भी इस तरह का शक व शुबा ना रहे। तो दूसरा जो इसके अंदर जो प्रोसेस है कि बिफोर दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच मॉडल वाज परफॉर्म्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से कौन सा पहला मेम्ब्रेन जो मॉडल आया था उसका भी नाम याद कर लें कि उसका जो मॉडल आया था वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था। उसके बाद जो आया था हमारे पास जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था। उसने हमें पेरिफेरल प्रोटीन का भी जिक्र किया, हमने चैनल प्रोटीन का भी जिक्र किया, जो है हमारे पास कैरियर प्रोटीन का क्या काम होता है, चैनल प्रोटीन का क्या काम होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका फंक्शंस क्या होता है। और ये बेसिकली जो हमारे पास चैनल प्रोटीन है वो जो है चेंज जो है हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर कभी कभी चेंज हो सकता है, क्योंकि वो जो है मॉलिक्यूल्स को अंदर दाखिल करवाना है, और जो मॉलिक्यूल्स को अंदर दाखिल करने के बाद में कुछ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या फिजिकली चेंज हो सकता है। और जो कैरियर प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर कभी चेंज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जो है गैप बीच में जो स्पेस आ रहा है वो मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू जो है अंदर दाखिल हो सकते हैं और इसके थ्रू बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जो इस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली। तो हमने इसका भी डिस्कस कर लिया। तो आगे जो हमने डिस्कस किया एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र किया था कि मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन प्रोसेस का भी नाम याद कर लें। एक्टिव प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्यों कहते हैं, और इसमें जो है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का भी जिक्र किया, और एटीपी किस चीज़ में हमारे एटीपी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव में रिक्वायर्ड होती है, एटीपी में वो जो है हमारे पास जो एक्टिव में रिक्वायर्ड होती है एटीपी की फुल फॉर्म भी याद कर लें, और कहाँ से मिलती है और किस प्रोसेस से मिलती है, और जो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोसेस आप याद कर लें। सही है। तो हमने आज काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो साइटोप्लाज्म के हिसाब से हम जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।